हाउ टू क्रिएट मोनोपोली इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस में नए हैं और सोच रहे हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे कैसे छोड़ें, तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग ब्लू ओशियन। रेड ओशियन ट्रेडिशनल मार्केट है। यहाँ हर कंपनी एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करती है। ये कंपनीज लो प्राइस, बेस्ट फीचर्स और अट्रैक्टिव मार्केटिंग की हेल्प से एक दूसरे से कंपटीशन करती है। हर कंपनी मैक्सिमम कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। रिजल्ट, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक होने से हाई प्रॉफिट और ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए कई कंपनीज वो प्रोडक्ट्स बनाने लगती है जो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं, जिनसे कस्टमर बोर हो चुके हैं। यहाँ एक दूसरे को बीट करने की इतनी होड़ लगी है कि इसे रेड ओशन कहते हैं। ब्लू ओशन बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी है जिसमें सफिशिएंट प्रॉफिट और ना के बराबर कंपटीशन है। कंपटीशन से जीतने का या उससे आगे निकलने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है कि हमें ट्राई करना बंद करना होगा। ब्लू ओशन इसी लॉजिक पे काम करता है। इसके लिए कंपनीज को एक बिल्कुल नया ऑफर क्रिएट करना चाहिए जिसके कस्टमर्स को ज़रूरत है और जिसे वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टाइम था जब सर्कस इंडस्ट्रीज छोटी होती जा रही थी। बर्मन एंड बार्लो, रिंगलिंग ब्रोस जैसे नाम अब अतीत की बात हो चुके थे, क्योंकि उनका मेन टारगेट बच्चे थे। बच्चों को एनिमल्स देखने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन आजकल के बच्चों को सर्कस देखना नहीं बल्कि ऑनलाइन गेम खेलना ज़्यादा पसंद है। जहाँ बाकी सब बच्चों पर ध्यान दे रहे थे, वहीं सोलेल ने बड़ों और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की पसंद के हिसाब से एक नया मार्केट प्लेस बनाया, जिसमें उन्होंने सर्कस और थिएटर दोनों के मजे को एक साथ जोड़कर लोगों के सामने रखा। इसमें सर्कस का एडवेंचर भी था और थिएटर का आर्ट भी। उनके शो में भी जोकर परफॉर्म करते थे, लेकिन वो फालतू की कॉमेडी करने की बजाय आर्ट पर ज़्यादा फोकस करते थे। उन्होंने अपने शो से जानवरों को पूरी तरह से हटा दिया था। एनिमल ग्रुप्स के विरोध, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनकी ट्रेनिंग, ये सब एक बहुत बड़ी टेंशन का कारण था। इसके साथ उन्होंने फेमस स्टार परफॉर्मर्स के एक्ट को भी ख़त्म कर दिया। अब वहाँ कोई स्टार परफॉर्मर नहीं था। शो की कहानी को उन्होंने क्रिएटिविटी से इंटरेस्टिंग बना दिया। उन्होंने सर्कस के खर्चों को कम करके क्रिएटिविटी पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। इस तरीके से उन्होंने ब्लू ओशन क्रिएट करके लोगों को एक ऐसा एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस दिया जिसने उन्हें दुनिया भर के एडल्ट्स को पैसा खर्च करके उनका शो देखने के लिए मजबूर कर दिया। ब्लू ओशन कैसे क्रिएट करना है ये समझने के बाद आइए समझते हैं एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। इस चैप्टर में आपको 4 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स के बारे में पता चलेगा जो आपको मार्केट स्टडी करने में हेल्प करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ये 4 एक्शन फ्रेमवर्क्स हैं: एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। एलिमिनेट, सबसे पहले उन फैक्टर्स को देखना जरूरी है जिन्हें हटाया जा सकता है, ये कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। रिड्यूस, इन फैक्टर्स को कम किया जा सकता है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर दूसरी कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। रेज, इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जिन्हें बढ़ाया जा सकता है, इन फैक्टर्स में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्रिएट, इसमें नए फैक्टर्स को बनाने की ज़रूरत होती है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जिन्हें दूसरी कंपनीज ने ना तो बनाया है और ना ही बनाने के बारे में सोचा है। रिकंस्ट्रक्टिंग मार्केट बाउंड्रीज, ज़्यादातर कंपनीज रेड ओशन में फंस गई है क्योंकि वो एक ही स्ट्रेटेजी का यूज़ बार बार करती है। अगर आपको ब्लू ओशन क्रिएट करना है तो आपको एक नहीं बल्कि कई स्ट्रेटेजीज का यूज़ करना चाहिए। आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आप परचेजर, कस्टमर या इन्फ्लुएंसर, इनमें से किसी एक पर फोकस ना करके कोशिश करें कि आप सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकें। अगर हर कोई फंक्शनल अप्रोच का यूज़ कर रहा है तो आप इमोशनल अप्रोच का यूज़ करें। अगर आप ब्लू ओशन बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्री, बायर ग्रुप, फंक्शनल, इमोशनल अप्रोच और टाइम से हटकर सोचना होगा। सेकंड पॉइंट, फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। दूर की सोचकर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना और नंबर्स पर ध्यान न देना। कंपनीज के एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयज़ बड़े बड़े नंबर्स की रिपोर्ट में खो जाते हैं और रेड ओशन में फंसकर रह जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से उनका स्ट्रेटेजिक प्लान कुछ लाइन्स में समझने के लिए कहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो ना तो गोल के बारे में बता पाएंगे और ना ही ये बता पाएंगे कि कंपटीशन कैसे ख़त्म करना है। अगर आपको ब्लू ओशन बनाना है तो इससे बचना होगा। इसके लिए आप इन 4 स्टेप्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, विजुअल अवेकनिंग। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी कैनवस बनाकर देखें कि आपको किन फैक्टर्स को बदलने की ज़रूरत है। सेकंड, विजुअल एक्सप्लोरेशन। इसमें आपको मार्केट में जाकर देखना होगा कि मार्केट की बाउंड्रीज को कैसे ख़त्म करना है। इसके बाद 4 एक्शन का फ्रेमवर्क बनाइए और डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से फैक्टर्स को एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज और क्रिएट करना है। थर्ड, विजुअल स्ट्रेटेजी फेयर। अपने फील्ड में जो देखा इसके बेसिस पे कैनवस पर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाएं। इस स्ट्रेटेजी के बारे में अपने कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स से फीडबैक लें। इससे इस स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ, विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें आप अपनी पुरानी और नई स्ट्रेटेजी को एक पेपर में प्रिंट करें और अपनी पूरी टीम को इसकी कॉपी दें और अपनी टीम से उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कहें जो नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से हों। अगर आप इन 4 स्टेप्स का यूज़ करेंगे तो आप बड़े बड़े नंबर्स में खोएंगे नहीं।
और अपनी टीम के साथ ब्लू ओशन क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जीक्यूटिव्स को ये पता रहेगा कि किस प्लान को एलिमिनेट करना है और किसे क्रिएट। थर्ड पॉइंट, रिच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड। इसका मतलब है नॉन कस्टमर्स को कस्टमर्स में बदलकर प्रेजेंट डिमांड को और बढ़ा देना। रेड ओशन कंपनीज केवल प्रेजेंट कस्टमर्स की डिमांड पर ही फोकस करती है। वो किसी एक पर्टिकुलर डिमांड को ही पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसीलिए वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जगह बॉक्स में ही फंसकर रह जाती है। इस वजह से उनका मार्केट शेयर भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इसके अपोजिट में ब्लू ओशन नॉन कस्टमर्स पर फोकस करता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नॉन कस्टमर्स को 3 लेवल में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, सून टू बी अ कस्टमर। ये जल्दी आपके कस्टमर बन सकते हैं। ये अपनी ज़रूरत के सामान खरीदने आपके पास आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छा ऑफर देते हैं तो वो आपके पास ऐसे कस्टमर बन जाएंगे जो आपके पास से बार बार सामान खरीदें। सेकंड, रिफ्यूजिंग नॉन कस्टमर्स। ये वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में देखते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। थर्ड, अनएक्सप्लोर्ड नॉन कस्टमर्स। ये आपकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं। इन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अगर आप इन तीनों टाइप के लोगों की कॉमन ज़रूरत पर ध्यान देकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप ब्लू ओशन क्रिएट करने में सक्सेस हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, गेट द स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस राइट। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल बनाने से है, जो सेल्स को बढ़ा के रिस्क को कम कर देता है। ऐसा मॉडल बनाने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप, बायर यूटिलिटी। क्या आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा वैल्यू है जो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देगा? क्या लोगों को एक बड़े ग्रुप को उसकी ज़रूरत है? अगर हाँ, तो आप नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं। सेकंड स्टेप, प्राइस। आपका प्रोडक्ट जो वैल्यू दे रहा है उसके कंपैरिजन में उसका प्राइस वैलिड है? क्या आपके टारगेट कस्टमर्स उससे खरीदने के लिए वो प्राइस पे कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आप नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं। अगर नहीं, तो एक बार और सोच लीजिए। थर्ड स्टेप, कॉस्ट। क्या आप एक ऐसी कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन लो होगा, जिसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं है। इसके बाद आता है फोर्थ और लास्ट स्टेप, अडेप्शंस। ये वो ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको ब्लू ओशन बनाते वक्त आपको फेस करना होगा। क्या आपके सप्लायर, रिटेलर, पार्टनर आपके आइडिया या प्रोडक्ट से एग्री करेंगे? क्या आपके प्रोडक्ट में उन्हें प्रॉफिट की गुंजाइश दिखेगी? क्या वो एक नई स्ट्रेटेजी अपना पाएंगे? अगर हाँ, तो सक्सेसफुली आपने ब्लू ओशन क्रिएट कर लिया है। और अब मैं आपसे प्राउडली कह सकता हूँ कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है और आपने मोनोपोली क्रिएट कर दी है। धन्यवाद।